दूरदर्शन हिमाचल पर यह खास कार्यक्रम करो योग रहो निरोग लेकर हम हाजिर हैं। आपका अपना ये चैनल है और आपके स्वास्थ्य का हम ख्याल रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते योगा ने भारत देश को एक नई पहचान दिलाई है पूरे विश्व में, और योगा को पहुंचाने में मदद की है हमारे योगा गुरुओं ने, योगाचार्यों ने। तो आज खास तौर पर ये कार्यक्रम हम इसलिए लेकर आए हैं कि कल यानी 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कल आप घर पर ही रहकर स्वस्थ रहकर अपने अपनों के साथ योगासन कर पाएँ और योगा को अपनी ज़िंदगी में आप अपना पाएँ। और इसी बीच मैं आपको मिलवाना चाहूँगी स्टूडियोज़ में मौजूद हमारे ख़ास मेहमानों से जो आज हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाती हूँ डॉक्टर सचिन धीमान से, जो कि डिटेल हमें बताएंगी योगा के बारे में, जो आज यहाँ पर योगासन किए जाएंगे। और साथ ही डेमो के लिए हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ। जो डेमो परफॉर्म करेंगे उनमें हैं एक डॉक्टर मंजेश शर्मा जी और डॉक्टर मीना गुप्ता जी। यानी जिन आसन्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वो आसन्स किस तरीके से किए जाएंगे, उसके प्रॉपर टेक्निक्स क्या हैं, वो आप सब लोग आराम से देख पाएंगे, सीख पाएंगे यहाँ दूरदर्शन हिमाचल के ज़रिए। तो आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर सचिन, योगा की जब बात आती है, एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी फेमस भी है और हर कोई इसे अपनाना चाहता है। इन शॉर्ट, योग क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। इसका अर्थ है हमारे शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का जो साधन है वह योग है। और योग, इसका एक और अर्थ बताया गया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब मन के जो विकार हैं, मन के रोग हैं, मन के अवसाद हैं, उनको दूर करने का एक साधन जो है वो योग है। योग एक तरीके से प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ को बनाने में योग काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं इसकी टेक्निक्स की बात करूँ या इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या रहता है, तो वो क्या रहता है? मैं आयुर्वेदा का एक सेट प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से आपको पूरा योगा का जो टेक्निक है उसको विस्तृत रूप से आपको बताएंगे विद डेमोस्ट्रेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। एक श्लोक के माध्यम से हम एक पूजन करेंगे। अच्छा। जिससे हम पूरे योगा की जो विधि है उसको संपन्न करेंगे। तो हम श्लोक बोलते हैं जी। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। भगवान का पूजन करने के उपरांत हम पूर्व कर्म जो योग के होते हैं उससे इसका शुरुआत करेंगे। पूर्व कर्म मतलब हम अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे ताकि हम योग को सुखपूर्वक कर सकें। अच्छा। उसमें आती हैं क्रियाएं, मतलब क्रियाचालन, बॉडी को एक्टिवेट करना। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवाचालन, मतलब गर्दन की एक्सरसाइजेस इसमें। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगी आपको, मैं बीच में रोक रही हूँ। ये जो आप ग्रीवाचालन आप बता रहे हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, इन सब चीज़ों से पहले जो एक सवाल मेरे जहन में आता है वो है कि योग जो है डिफरेंट पोजीशंस में किया जाता है। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, तो मेरे जैसे आप कह सकते हैं, तो कौन से डिफरेंट पोजीशंस होते हैं जो कि योगा आसन्स के लिए बेस्ट रहते हैं? योग का परम फल पाने के लिए योग करने का एक विधान है। अच्छा। जिसको जिसको आप उसी रूप में किया जाए तो वो अधिक सक्सेसफुल उसका रिजल्ट देने के लिए होता है। इसके लिए सबसे पहले पूर्व कर्म करने के पश्चात वार्म अप के बाद आप अपने खड़े होकर जो आसन करते हैं वो किए जाएं। तत्पश्चात आप बैठकर आसन करें, फिर पेट के बल लेटकर आसन करें। अच्छा। फिर पीठ के बल लेटकर आसन करें। तत्पश्चात आप प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि करते हुए आप योग का पूर्ण फल पा सकते हैं। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसे फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पहले आपने लेटने वाला आसन कर लिया फिर आपने खड़े होने वाला किया, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में हम चालन क्रियाएं करेंगे जिससे बॉडी एक्टिवेट होगी। जी। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा चालन। इसमें हम अपनी गर्दन को सर्वप्रथम जो सीधी अवस्था में है उसको आगे और पीछे लेके जाएंगे। सांस लेते हुए इसको आगे लेके जाना है, फिर सांस को छोड़ते हुए फिर से पुनः पीछे ले जाकर आगे ले आना है और सामान्य स्थिति में आ जाना है। तत्पश्चात साइड टू साइड इसकी ग्रीवा की क्रिया करनी है। पहले दाईं तरफ लेके जानी है,
फिर बाईं तरफ लेके जानी है, फिर सामने पोजीशन में आ जाना है। तत्पश्चात इसको बेंड करना है गर्दन को। इसके लिए दाईं तरफ पहले नाक को इसकी कंधे की सीध में लेके जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से फ्रंट पोजीशन में आना है, फिर बाईं तरफ लेके जाना है, फिर फ्रंट पोजीशन में लेके आना है। अब गोल गोल घुमाने वाली प्रक्रिया, जो कि चौथा इसका चरण है। गर्दन को गोलाई में दाईं तरफ घुमाना है, पीछे ले जाते हुए दूसरे कंधे को कवर करते हुए फ्रंट में लेके आना है। तत्पश्चात अपोजिट डायरेक्शन में बाईं तरफ इसको पीछे की तरफ ले जाते हुए आगे लेके आना है। इससे आपकी ग्रीवा का संचालन होता है। अब आपने करनी है स्कंद संचालन, अर्थात कंधे की एक्सरसाइजेस। तो दोनों हाथों को कंधे के साथ जोड़ना है, बाजुओं को बेंड करके, और गोलाई की पोजीशन में पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर आगे को लेके आना है। एक बार इस तरफ से और फिर अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हुए इसको फ्रंट में लेके आना है। ये हो गया स्कंद संचालन। अब हम करेंगे कटी चालन, मतलब आपकी स्पाइन की एक्सरसाइज के लिए आपकी कमर को एक्सरसाइज करना। अब आपने अपने बाजुओं को, दोनों हाथों को सामने लेके आना है कंधों की स्ट्रेट पोजीशन में। तत्पश्चात आपने इसको दाईं तरफ घुमाना है और अपनी गर्दन को भी साथ में घुमाते हुए पीछे की डायरेक्शन की तरफ देखना है। जितना मैक्सिमम आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। अब आप थोड़ी देर रुकते हुए फिर वापस सांस को छोड़ते हुए आपने इसको फ्रंट पोजीशन में लेके आना है तथा सामान्य पोजीशन में आ जाना। अच्छा, यहाँ मेरा सवाल है कि ये जो आसन्स हो रहे हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है और कितनी बार इसको रिपीट किया जा सकता है? योग करने का एक विधान है। योग में ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करोगे। अपनी बॉडी के हिसाब से आप में जितना स्टेमिना है उतना आप करो। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी कोई सेट ड्यूरेशन नहीं है। इसको धीरे धीरे इसका समय जो है बढ़ाना चाहिए। बिगिनर्स जो होते हैं उनको थोड़े टाइम के लिए, मतलब 10 या 20 गिनने तक, मतलब सेकंड्स में देखा जाए तो 10 सेकंड्स, फिर 20 सेकंड्स, इसको धीरे धीरे आप ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो सातवें के हिसाब से होता है, मतलब अपने अर्ध बले, मतलब बहुत ज़्यादा बल से नहीं, थोड़े बल के साथ इसको करना चाहिए। हाँ जी। इसके आगे नेक्स्ट जो है वो अब हम करेंगे अपने जानू के जो जॉइंट्स हैं उसकी एक्सरसाइज करेंगे। नी जॉइंट्स की एक्सरसाइज के लिए अपनी बाजुओं को सीधे लेके जाएंगे, फिर अपने घुटनों को मोड़ेंगे और एक कुर्सी की पोजीशन में जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकते हुए हम वापस अपनी सामान्य पोजीशन में आएंगे। ये आप अपने समय के हिसाब से इसको कर सकते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज जितना आपके पास समय है, ठीक है, 1 या 2 बार। अब हम इसके पश्चात हम करेंगे खड़े होकर करने वाले प्रॉपर आसन जो हो गए, स्टैंडिंग पोजीशन में जितने आसन हैं जो नॉर्मली हम कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें हम 5 आसन मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है जिस पोजीशन में ये कर रहे हैं, फिर इसको ऑपोजिट करते हुए अपने सिर के ऊपर ले जाना है और साथ ही साथ आपने अपने पैरों की एड़ियों को उठाना है और सांस को भरते हुए ऊपर खड़े होना है। फिर 5 तक या 10 तक गिनते हुए वापस सांस को छोड़ते हुए आपने अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये हो गया वृक्षासन, ताड़ासन। ताड़ासन। अब हम करेंगे वृक्षासन। इसके लिए वही उसी पोजीशन में आप खड़े हैं, दोनों पैरों में गैप देते हुए आपने खड़े होना है तथा अपनी एक टांग को, दाईं टांग को बाईं टांग के ऊपर सेट करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ नमस्कार पोजीशन में लेके जाना है। दोनों हथेलियों को मिलाते हुए और अपनी दृष्टि को दूर किसी एक बिंदु पे स्थित करना है और 10 तक या 15 तक गिनते हुए आपने फिर वापस सांस छोड़ते हुए हाथों को पहले नीचे लेके आना है और उसके बाद अपनी टांग को नीचे लेके आना है। अब दूसरी टांग को, बाईं टांग को दाईं पे टिकाना है और दूसरी टांग से यही सेम पोजीशन आपने करनी है। सांसों की स्थिति ऊपर की पोजीशन में सामान्य होनी चाहिए तथा थोड़ी देर रुकते हुए वापस आपने उसी पोजीशन में आ जाना है। ये है आसन, ये वृक्षासन। वृक्षासन अभी हमने देखा। और इसके बाद अभी जो नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है पादहस्त आसन। अच्छा। इसके लिए हम अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, फिर अपनी पूरी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाते हुए जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करना है। फिर वापस सांस को छोड़ते हुए आपने आगे को बेंड करना है और अपने
ज़मीन को छूना है या अपने पाँव के सिरे को छूना है और अपने नाक को या ठोडी को अपने घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करनी है, फोर्सिबली नहीं, जितना आपसे हो सकता है। फिर वापस पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है। ये हो गया पाद हस्तासन। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए आपने अपने हाथों को अपने पीछे बैक पे सेट करना है और उसका प्रेशर देते हुए अपनी बॉडी को वैसे ही अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करना है, जितना मैक्सिमम आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और सांस की स्थिति इसमें भी सामान्य होनी चाहिए। सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आपने फिर वापस अपनी सामान्य पोजीशन पे आना है। ये हो गया अर्ध चक्रासन। अब करेंगे हम त्रिकोणासन। इसमें आपने अपनी टांगों को पहले फैलाना है, पैरों में गैप होना चाहिए। तत्पश्चात अपनी स्टेबल करने के बाद अपने हाथों को फैलाना है। फिर दाएं हाथ से आपने अपने दाएं पैर को छूना है और अपनी नज़रें जो हैं वो दूसरे हाथ ऊपर जो आसमान की तरफ हाथ है उसकी तरफ देखने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर रुकते हुए आपने वापस सामान्य स्थिति में आना है। फिर उसी पोजीशन को आप फिर से दोहराएंगे दूसरे हाथ से। अब बाएं हाथ से आपने बाएं पाँव को छूना है, ऊपर की तरफ को देखना है। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकना है, सामान्य स्थिति में आने की कोशिश करते हुए वापस सांस को छोड़ते हुए आपने अपनी वापस पोजीशन पे आ जाना है। ये हो गया त्रिकोणासन। ये हमने 5 आसन किए खड़े होकर करने वाले। ये नॉर्मली कोई भी कर सकता है घर पर रह करके। इनमें बेसिकली किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए? इसमें कुछ स्पेशल कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। अगर कोई मरीज है, मतलब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी की सर्जरी हुई है, कोई न्यूली मतलब जिसकी डिलीवरी हुई है या जिसके मेंसेस आई हैं लेडीज़ को, वो उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको ये आसन नहीं करने चाहिए। उसके अलावा बाकी स्वस्थ मनुष्य जो भी हैं जिनको माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो ये आसन कर सकते हैं। इससे बहुत ही लाभदायक। अच्छा, योगा की जब बात आती है तो सांसों पर भी खास तौर पर ध्यान जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो सांसों पर ध्यान क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? योग जो है वो स्पेशली इसीलिए, इसका फल जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमारे सांस जो है वो जुड़ी होती है हमारे शरीर के साथ। और जो ये सांसों की स्थिति सामान्य रहेगी तभी हमारा मन जो है वो एक स्टेबल पोजीशन में रहेगा और हमें इसका फल, जो योग का फल है या आसन का फल है, वो उसका सबसे अच्छा फल जो है तभी हमें मिल पाएगा। वो कहते हैं जब जौन सी पोजीशंस हम करते जाते हैं वैसे वैसे सांसों को बाहर छोड़ना है, लेना है। अगर ये विपरीत स्थिति में कर दिया जाए, अगर सांस जहाँ पे छोड़नी है वहाँ ले ली जाए और जहाँ पे लेनी है वहाँ छोड़ दी जाए, तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। मतलब जो हमें उसका फल मिलना चाहिए वो ना मिलके हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वात की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट पोजीशंस पर आ जाते हैं। अब हम बैठ कर करने वाले आसन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे 5 आसन करेंगे। वज्रासन। वज्रासन करने के लिए भद्रासन करें डॉक्टर साहब? अच्छा, भद्रासन करेंगे सबसे पहले। भद्रासन करने के लिए हमें इस पोजीशन में अपने कमर और पीठ को पीछे सीधी करते हुए और अपने बाजुओं को हथेली के बल नीचे टिकाते हुए अपनी टांगों को सीधे करना है और अपने शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। और उसके बाद अपने पैरों को अपने शरीर के अपने हाथों से इंटरलॉक करते हुए अपने पैरों को शरीर की तरफ लेके आना है और अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। इस पोजीशन में थोड़ी देर बैठना है और तत्पश्चात आपने अपने हाथों को वापस अब उसी स्थिति में लेके आना है। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में हम घुटनों को मोड़ के अपनी पीठ को स्ट्रेट करते हुए अपने पैरों के ऊपर अपने शरीर को टिकाना है और इस तरीके से बैठना है। इसमें भी आपकी कमर और पीठ जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और गर्दन थोड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये है वज्रासन। इसमें वज्र के समान शरीर हो जाता है और इसका एक और विशेष लाभ है कि इसको हम खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, 5 मिनट के गैप के बाद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें आसन जो है वो खाने के 3 घंटे बाद या फिर खाने से पूर्व करने पड़ते हैं। अच्छा, तो लेकिन इसको हम ऑल ऑफ सडन कर सकते हैं खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट वैसा ही रहेगा चाहे हम खाली पेट करें चाहे खाना खाने के बाद। अच्छा, नेक्स्ट आसन हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। जी। इसमें हम अपने घुटनों के बल खड़े होंगे और अपनी पीठ पे अपने हाथों को टिकाते हुए अपने अपर पार्ट बॉडी को पीछे लेके जाएंगे।
जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो पीछे की तरफ उतना करेंगे। सांस को खींचते हुए आपने पीछे जाना है, थोड़ी देर टिकते हुए आपने वापस स्ट्रेट सामने पोजीशन में आ जाना है। अब इसी आसन को कंटिन्यू करते हुए ये हुआ अर्ध उष्ट्र आसन। अब हम कंप्लीट मतलब पूर्ण उष्ट्र आसन करेंगे। इसी पोजीशन में बैठना है। आपने अपने दाएं हाथ को पीछे घुमा के लेके जाते हुए अपने दाएं पैर को पकड़ना है, एड़ी को, और फिर बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ना है और अपनी नेक को पीछे स्ट्रेच करना है। थोड़ी देर टिकते हुए सामान्य सांस लेते हुए आपने रुक के वापस दाएं हाथ को वापस लेके आना है, फिर बाएं हाथ को वापस लेके आना है। ये हो गया उष्ट्र आसन। अब हम करेंगे शशक आसन। वज्रासन की पोजीशन में बैठते हुए अपने हाथों को आपने ऊपर लेके जाना है, पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखते हुए आंखों की स्थिति, नज़रों की स्थिति भी आपकी आसमान की तरफ होनी चाहिए। तत्पश्चात आपने थोड़ी देर रोकते हुए वापस सामने आना है और अपने हाथों को ज़मीन पे लगाते हुए अपने ठोडी को नीचे ज़मीन पर लगाना है और आगे को स्ट्रेच करना है। थोड़ी देर रुकते हुए आपने वापस सामान्य स्थिति में उसी को दोहराते हुए वापस अपनी सामान्य स्थिति में आना है। यह शशक आसन। शशक आसन, हाँ जी, ठीक है। शोल्डर्स और अपनी चेस्ट की मसल्स के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। इसके पश्चात हम करेंगे वक्रासन। सामने टांगों को फैलाकर एड़ियों को मिलाकर बैठते हुए आपने वक्रासन के लिए पहले एक दाईं टांग को मोड़ना है और अब आपने दाएं हाथ को पीछे ले जाना है और दूसरे हाथ से आपने अपने दाएं पैर को या ज़मीन को छू के अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना है। सांसों की स्थिति सामान्य होनी चाहिए। थोड़ी देर रुकने के पश्चात आपने वैसे ही पहले दाएं हाथ को पीछे करना है, फिर बाएं हाथ को सामने लेके आना है, फिर टांग को सीधा कर लेना है। अब यही हम दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। ऑपोजिट टांग से आपने सेम उसी तरीके से इसको करना है। दूसरे हाथ को पीछे ले गए, एक हाथ से आपने ज़मीन को छुआ, तत्पश्चात अपनी गर्दन को पीछे लेके गए, थोड़ी देर रुके और फिर सांस को भरते हुए हम वापस दाएं हाथ को पीछे किया, दूसरे पैर को आगे लेके हाथ को आगे लेके आए और घुटना सीधा किया और सामान्य पोजीशन में बैठ गए। ये हो गए हमारे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे पेट के बल के आसन। स्लीपिंग पोजीशन वाले। स्लीपिंग पोजीशन में पेट के बल लेटना है। सबसे पहले हम ये जो विधान है खड़े होकर आसन करते हैं, फिर बैठ के आसन करते हैं, थोड़ी थकावट हो जाती है, उसको रिलैक्स करने के लिए हम मकर आसन में लेटेंगे। अच्छा। इसमें पेट के बल लेटना है, पैरों को फैलाना है, एड़ियों को मिलाना है, पंजों को बाहर की तरफ करना है और हाथों को मिलाकर उसके ऊपर सिर को टिकाते हुए दाएं तरफ या बाईं तरफ किसी भी डायरेक्शन में अपने आप बॉडी को रिलैक्स करना है। ये हो गया मकर आसन। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, थकावट को दूर करता है और आपकी अगर सांसों की गति तेज हुई है तो उसको भी आप धीमी कर सकते हो। ये हो गया मकर आसन। रिलैक्सिंग पोज, रिलैक्सिंग तरीके पोज से। है। हाँ जी, ये बहुत ही फलदायक है। इससे सभी पहले किए हुए जो भी योग हैं उसका फल प्राप्त करने के लिए इस योग को करने से आपको उसका उचित फल प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम करेंगे भुजंगासन। उसी पोजीशन में लेटते हुए छाती के सामने अपने हाथों को टिकाते हुए, ये 2 स्टेप्स में होता है। एक तो होता है सरल आसन, ठीक है, सरल भुजंग। जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वाला आसन सबसे बेस्ट है। इसमें अपनी हाथों को फ्रंट में फेस के सामने टिकाते हुए आपने गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और सांस भरते हुए, सांस को अंदर लेते हुए जितना मैक्सिमम आप ऊपर कर सकते हो उतना करना है। थोड़ी देर टिकते हुए 10 तक या 12 तक गिनते हुए आपने फिर वापस सांस को छोड़ते हुए नीचे उसी पोजीशन में आना है। अब आपने दूसरी चरण वाला भुजंगासन करना है। इसमें अपने हाथ थोड़े छाती के लेवल पे लेके आने हैं और सांस भरते हुए
कोशिश ये करनी है कि अपनी कमर तक अपने बॉडी को, अपर बॉडी को ऊपर उठाया जाए। एक सांप की पोजीशन में ये आसन करना है। जैसे सांप अपनी गर्दन को उठाता है उसी तरीके से गर्दन उठाई जाती है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। कमर के रोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए और शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। अब हम करेंगे शलभ आसन। इसके लिए हम पेट के बल लेटेंगे और अपनी हाथों को टांगों के नीचे ले जाते हुए उनकी डायरेक्शन जो है आसमान की तरफ करनी है। हथेलियों की डायरेक्शन आसमान की तरफ करनी है और उनके बल से आपने अपनी लोअर पोर्शन को, मतलब लेग्स को ऊपर को उठाना है और ठोडी को ज़मीन पे लगाए रखना है और एक कीड़े की तरह, जो टिड्डा होता है उसकी तरह उस पोजीशन को बनाते हैं। उसी के नाम पे इस आसन का नाम है। ये वाला जो आसन है ये किस प्रॉब्लम के लिए इसे लोग कर सकते हैं? ये जो आसन है ये हमारी एक, सबसे पहले तो ये आसन जो है हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होती है उसको दूर करने के लिए बहुत लाभदायक है। आपकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, लेग्स की फैट को, लेग्स में जो थाइज में जो फैट होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए ये बहुत अच्छा आसन यानी है। कुल मिला के हर एक आसन हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए खास महत्व रखता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, अगले आसन की तरफ आए। अब हम करेंगे शलभ आसन। हो गया, ये हमारे पेट के बल के आसन, शलभ आसन। हाँ जी, ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन बता रहे हैं जी। टांग को आपने ऊपर उठाना है, थोड़ी देर रुकते हुए सामान्य स्थिति में आ जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉडी को विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं तो सांस भरनी है। अच्छा। मतलब पीछे को लेके जा रहे हैं, सांस भरनी है और सामान्य स्थिति में आते हुए सांस को छोड़ना है। ठीक है। अब आप बैठ जाएं। अब पीठ के बल के आसन करेंगे। अब हम सबसे पहले हम करेंगे इसमें सेतुबंध आसन। एक पुल के आकार का आसन होता है सेतुबंध। जी। इसमें क्या करेंगे, पीठ के बल लेटने के बाद ये देखिए पैरों को हाथों से पकड़ना है, उसको टाइट पकड़ के आपने मिडल बॉडी को ऊपर उठाना है। जितना मैक्सिमम, जितना कंफर्टेबली आप कर सकते हो उतना कीजिए। इनिशियली ये नहीं होता, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये कंप्लीट एक पुल के आकार का आसन बन जाता है। ये हमारी मिडल बॉडी के लिए, अंदर के ऑर्गन्स के लिए और हमारे ग्लैंड्स के लिए, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन, मतलब पैरों को उठाने का आसन। ठीक है। इसमें हम अपने दोनों पाँवों को इकट्ठे जोड़कर स्ट्रेट पोजीशन में दोनों को इकट्ठे उठाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के एंगल तक हम इनको ऊपर लेके जाएंगे और अपने नाखूनों को देखने की कोशिश करेंगे। बस जब नाखून दिख गए तब उसके बाद आपने उसको ऊपर नहीं लेके जाना है, उसको वहीं टिका के अपनी सांसों को थोड़ी देर सामान्य लेके इसको वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। 1 या 2 बार अपनी सुविधा के हिसाब से ये आसन कर सकते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध हल आसन। इसमें भी सेम पोजीशन, वैसे ही टांगों को ऊपर उठाना है और इसको 90 डिग्री के एंगल तक लेके जाना है और कमर का हिस्सा भी उठाने की कोशिश करनी है और हाथों को नीचे ज़मीन पे टिका के रखना है। ये हो गया अर्ध हल आसन। ठीक है। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन है, ये बहुत ही फलदायक आसन है और बॉडी को रिलैक्स करता है। हमारी अपान वायु के वेग को संपन्न करने के लिए और अपान वायु को निकालने के लिए ये बहुत लाभदायक है। इससे बॉडी रिलैक्स होती है। घुटनों को मोड़ के आपने इनको हाथों से लॉक करके आपने नाक के साथ या ठोडी के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है और अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। ये है पवन मुक्त आसन। अब आपने वापस अपनी स्थिति में सांस भरते हुए पीठ के बल आ जाना है। इसके पश्चात हम करेंगे शवासन। ये है शवासन। इसमें हम पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों की एड़ियों को जोड़ेंगे, तलवों को ऊपर की तरफ और हाथों को फैलाकर आसमान की तरफ लेट जाएंगे और ये भी बॉडी को रिलैक्स करने का सबसे बेस्ट आसन है। जितनी देर तक आप आपकी सांसों की गति सामान्य हो जाती तब तक आप इसमें रिलैक्स हो सकते हैं। इसके समय आपने सांसों को बिल्कुल धीमे कर देना है और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। तो अभी तक जितना हम लोगों ने आसन्स किए हैं, पोजीशंस किए हैं, ये एक तरीके से अपने आप को फुली रिलैक्स करने का एक आसन है। हाँ जी, अच्छा। ठीक, बिल्कुल। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? इसके बाद हम करेंगे, अब बैठ जाएंगे।
ये हमारे हो गए आसन। कौन कौन से? खड़े होके, पेट के बल, पीठ के बल और बैठने वाले सभी आसन खत्म हो गए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम का हमारे जीवन में या हमारी हेल्थ पर क्या बेनिफिट रहता है? प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम, मतलब प्राणों को बांधना, उनको सुस्थित स्थापित करना, मतलब उनको बैलेंस करना। ये अच्छा। प्राणों का आयाम जो होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। मतलब प्राण वायु जो होती है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए प्राण वायु मानी जाती है। अब आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से हैं कि प्राण वायु की कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने का जो साधन है वो प्राणायाम है। ओके। तो उस प्राणायाम से पहले हम करेंगे कपालभाति, ठीक है। ताकि हमारे शरीर की शुद्धि होगी। अब हमारे सिर की शुद्धि के लिए अच्छा। जो नेक के ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है और हमारे ये जो नेजल नोस्ट्रिल्स हैं, हमारे साइनसेस हैं, इनकी शुद्धि के लिए हमें कपालभाति की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम किसी भी सुख आसन में पहले बैठेंगे और उसके बाद अपने कोई भी मुद्रा लेके, जैसे ध्यान मुद्रा लेके आपने 2-3 बार सामान्य सांस अंदर भर के और बाहर छोड़ने के उपरांत आपने फोर्सिबल एक्सपल्शन करनी है। मतलब कपालभाति के लिए आपने सांस को तेज गति से छोड़ना है। अच्छा। नाक के रास्ते से बिना आवाज़ करते हुए आपने बिना फोर्स लगाए हुए आपने ये एक्सपल्शन करना है। मतलब सांस को लंग्स से जो बाहर निकालने की जो हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं, इसको थोड़ा फोर्सिबल करेंगे। इसमें विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि आप सिर्फ सांस को छोड़ रहे हैं, अपने आप सांस अंदर आती है। इससे अंदर के जो बैक्टीरिया हैं, जर्म्स हैं या हमारे साइनसेस में कुछ फ्लूइड है, वो इस एक्सरसाइज से हमारा बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। ठीक है। पहले ये अलग चरणों में किया जाता है। पहले 10 बार करें, फिर 20 बार करें, फिर 30 बार करें। 2 या 3 चरण में ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके पश्चात हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन मतलब अपनी 2 नासिकाएं हैं, जैसे वाम नासिका और दक्षिण नासिका, ये नाड़ियाँ मानी जाती हैं। अच्छा। तो पहले वाम नासिका का शोधन करेंगे। इसके लिए हमें वही सुखासन में बैठ के अपने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करना है और अपनी बाईं नासिका से सांस को अंदर भरना है। जितना इजीली और कंफर्टेबली आप मैक्सिमम उसको भर सकते हो। सांस को अंदर भरते हुए आपने दाईं नासिका को फिर बंद करना है और बाईं से उसको छोड़ना है। सबसे सर्वप्रथम बाईं से शुरू करना है, लेना है और सांस को फिर दाईं से छोड़ना है। अच्छा। दूसरी तरफ की नासिका को बंद करके। उसके बाद फिर दूसरी साइड से ये रिपीट करनी है क्रिया। इसको आप 3 या 4 बार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब प्राणों को साधने के लिए शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी दोनों नासिका जब शुद्ध हो जाती है, ईड़ा और पिंगला जो नाड़ियाँ होती है, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन ये जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया होने के बाद हमारे आगे के जो प्राणायाम है उनका फल जो है अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए ये नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। इस शीतली प्राणायाम का अर्थ खुद ही बताता है कि ये शीतल करने वाला एक प्राणायाम है। हमारा आयुर्वेद में हम इसको कह सकते हैं हमारा कोल्ड ड्रिंक है ये। मतलब एक शरीर को अगर गर्मी हो गई है, आपने जब इतने आसन किए हैं तो अंदर थोड़ी ऊर्जा अर्जित हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए और साथ ही साथ हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हाइपरटेंशन है जो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा साधन है। शीतली प्राणायाम के लिए आप बैठेंगे, फिर अपनी टंग को साइड बाय साइड दोनों तरफ से रोल करेंगे और एक ट्यूब की पोजीशन बनाते हुए आपने सांस को तेज गति से अंदर भरना है। पूरा लंग्स को फैलाना है, जितना मैक्सिमम आप ले सकते हैं। थोड़ी देर रोकते हुए नाक के रास्ते से आपने सांस को धीरे धीरे से छोड़ना है। इससे बहुत ही ठंडक की प्राप्ति होती है, अंदर के सारे ऑर्गन्स, हमारा ब्रेन जो है, और मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन होती है। ये हो गया शीतली प्राणायाम। ठीक है। अब
इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी इसी की कॉन्टिन्यूशन में हम कर देते हैं। भ्रामरी में हमने, जैसे इसका नाम है, भंवरे की तरह गुंजन करने वाला जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। ठीक है। इसमें हम सुख आसन में बैठ के हम अपने नाक से भंवरे की तरह आवाज़ निकालेंगे। ओम, जैसे ओम करते हैं उसी तरह उच्चारण करेंगे। सांस को पूरा भर के हम भंवरे की तरह आवाज़ निकालते हुए सांस को छोड़ेंगे। ये हो गए हमारे प्राणायाम। इसके पश्चात हमारा आता है धारणा, ध्यान और समाधि वाली पोजीशंस के लिए अगले 2 चीज़ें हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ध्यान। अच्छा। ध्यान लगाने का मतलब है अपनी सांसों की तरफ ध्यान लगाना। बाकी आपके जो बाहर जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनसे ध्यान को हटा के, जो सब प्रॉब्लम्स की जड़ हैं उनसे हटा के अपने शरीर की तरफ, अंदर की तरफ को ध्यान लगाना, वो इसका मतलब है, मेन उद्देश्य है। इससे हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन और ये अवसाद, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर हटने का एक ये साधन है। इसीलिए सबसे पहले ये सब चीज़ें आसन करने के बाद हम ध्यान की पोजीशन में जाते हैं और अपनी सांसों की तरफ ध्यान लगाते हैं। एक तरीके से योग जो है बैलेंस्ड बॉडी के साथ बैलेंस्ड माइंड में भी हमारी हाँ, हेल्प करता है। तो जिस तरीके दिशा से में जाने के लिए हाँ, ध्यान एक उसका एक स्टेप है। हाँ जी। तो इसको करने का प्रॉपर प्रोसेस क्या रहता है? इसका यही स्टेप है। किसी भी सुख आसन में बैठ गए आपने, जब ये प्राणायाम कर लिया है, सुख आसन में बैठने के बाद आपने जो नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट जो एक्सरसाइजेस हैं उनको आपने अपने ध्यान लगाते हुए उसको करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए और अपना ध्यान इसमें लगाना है। आइज क्लोज। हाँ जी, बिल्कुल क्लोज। और ठीक है। शांति की पोजीशन में बैठ के आपने ये अपनी सांसों की तरफ ध्यान लगाना कि आप अपने शरीर की तरफ, आपके नाक से सांस गई, अब ये अंदर गई, अब ये लंग्स में गई, अब उसके बाद आपकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, अपने बॉडी पार्ट्स की तरफ ध्यान लगाना है। आप ध्यान अपनी शरीर में भी लगा सकते हैं और जो योगी पुरुष हैं उस ध्यान को परमात्मा की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो ये एक पार्ट है इसका, योग का ही ध्यान। फिर संकल्प है। संकल्प कुछ भी हो सकता है। आपका जो मोटिव है जीने का, हर किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है। सुख समृद्ध जीवन जो है सबका मोटिव है। तो ये एक साधन है। तो योग आसन जो है हमारे शरीर के जो रोग हैं उनको दूर करने के लिए एक उपाय है। लेकिन आगे की जो स्टेजेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि योग जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ये पुराने करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए ये साधन बनाया था। तो हमारा पार्ट जो बीइंग फिजिशियन, हमारा पार्ट जो है वो आसन तक सीमित रहता है। उसको धारणा, ध्यान, समाधि वाला पार्ट थोड़ा योगियों का आ जाता है। लेकिन एक प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस को जो करते हैं, स्पेशली आजकल का जो एरा चल रहा है, जो इतना एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अवसाद है, कुछ सुसाइडल्स, ये वो कोविड-19 महामारी की वजह से जो हो रहा है, उसके लिए ये स्टेजेस जो है वो बहुत ही लाभदायक है। अच्छा, कुल मिलाकर देखा जाए सारे आसन हमने देख लिए, प्राणायाम भी देख लिया, किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे करने का परफेक्ट टाइमिंग क्या रहता है? अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि अपने टाइम के हिसाब से हम बिजी लाइफ में हम कैसे टाइम निकालें। लेकिन सबसे अच्छा फल पाने के लिए और अपना मैक्सिमम आप योग से जो कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो उसका परफेक्ट टाइमिंग्स अगर होंगी तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके लिए स्पेशली आप अगर कर सके कोई, तो बोलते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले, अच्छा, मतलब 7 बजे या 6 बजे से 7 से 8, इतना, ये जो 8 बहुत लेट हो जाता है, मतलब 6 बजे तक अगर प्राणायाम को 1-1.5 घंटा, योगासन जो है 1-1.5 घंटा रोज प्रतिदिन कर लेता है, तो वो उसके शरीर को कोई भी बीमारी आसानी से छू नहीं सकती। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, आप ये जितने भी हमने योगासन यहाँ पर डेमो किए हैं, इन्हें नॉर्मली अगर 3 से 4 बार रिपीट किया जाए या 5 बार, तो ये कितना टाइम ड्यूरेशन इसका रहता है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो योग डेली करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी बॉडी को एक योगियों की बॉडी की जैसे बना लिया है, उनका टाइमिंग्स अगर पूछा जाए तो वो बताते हैं कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय जो है, एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करने में इतना टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ ऐसा है कि इतनी भागा दौड़ी बड़ी लाइफ सबकी चल रही है तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन कोई डेली रूटीन में आधा घंटा भी, मिनिमम आधा घंटा डेली कर लेता है ये आसन, तो वो उसके शरीर के लिए बहुत ही
हितकारी होगा। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछूंगी कि सही उम्र क्या हो? ये भी अगर बहुत ही शुरुआत हम करना चाह रहे हैं तो बच्चों को किस उम्र से शुरुआत कर सकते हैं, या बुजुर्ग होने पर अगर कोई योग करना चाह रहा है तो वो क्या, मतलब क्या एक सही एज है? योग के लिए जो बुक्स में निर्देशित है वो है कि 10 साल से ऊपर के, 10 साल से नीचे नहीं करने चाहिए, 10 साल से ऊपर से और 80 ईयर से पहले के जो मनुष्य हैं वो योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि योग की प्रैक्टिस जो है वो बहुत स्लोली और कॉन्टिन्यूसली करनी चाहिए। बीच में छोड़ देना और बहुत फास्ट करना, ये जो होता है ये शरीर के लिए हानिकारक है। अच्छा, चलते चलते एक अहम सवाल जो मैं अभी पूछना चाह रही हूँ, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का भी काफ़ी ट्रेंड है। ऑनलाइन योगाचार्य हैं जो बहुत सारे योगासन्स के बारे में बताते हैं। वो कितना बेनिफिशियल रहता है या उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स आपको एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल लगते हैं? देखिए, टाइम के हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर प्रॉपर देखा जाए कि प्रॉपर तरीके से अगर किसी ने योग करना है तो किसी गुरु के ही संदिग्धता में योग की शुरुआत करनी चाहिए। आपको टीचर कम से कम 1 साल के लिए या कम मिनिमम 6 मंथ्स के लिए किसी टीचर की गाइडेंस में ही योग करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है सांसों का विधान है, आपका तरीका है, कितने टाइम के लिए करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने के लिए कम से कम 6 मंथ्स जो हैं एक परफेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है जिसमें आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और आजकल हम बाहर नहीं निकल सकते, तो इस समय ऐसा मिलना मुश्किल है। इसलिए आजकल देखो आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे जो परफेक्ट योगाचार्य हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके अगर परफेक्ट गाइडेंस में अगर आप करते हो, हाफ एन आवर से स्टार्ट करके आप 1 आवर तक अगर कर सकते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है और इस टाइम को कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आप सभी के हम आभारी हैं, शुक्रिया। और आखिर में चलते चलते दर्शकों, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, योग अपनाएं, रोग भगाएं, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और देखते रहें दूरदर्शन हिमाचल। अब दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।